नमस्कार। आज हम श्री अरबिंदो के एक बहुत ही गहरे निबंध द लाइफ ऑफ नेशनलिज्म पर बात करेंगे। ये 16 नवंबर 1907 को वंदे मातरम में छपा था। जी हाँ, वंदे मातरम। वो अखबार भी अपने आप में एक इतिहास है। बिल्कुल, सिर्फ एक अखबार नहीं था, बल्कि श्री अरबिंदो के समय में तो वो भारतीय राष्ट्रवाद की एक बुलंद आवाज बन गया था, है ना? सही कहा। देखिए, वो पहला अंग्रेजी अखबार था जिसने खुलकर पूर्ण स्वराज की बात की, मतलब पूरी आजादी। अच्छा। हाँ, और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने असहयोग, निष्क्रिय प्रतिरोध जिसे पैसिव रेजिस्टेंस कहते हैं, स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा, इन सब पर एक पूरा राष्ट्रवादी कार्यक्रम सामने रखा। तो उस समय के माहौल को इसने काफी बदला होगा। बिल्कुल, जनमत बनाने में इसका बहुत बड़ा हाथ था। तो चलिए आज इसी निबंध के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि श्री अरबिंदो राष्ट्रवाद की जीवन को कैसे देखते थे। उन्होंने इसे 4 मौसमों में बांटा है ना? जी, उनका एक बहुत शक्तिशाली रूपक है ये। वो कहते हैं कि हर महान आंदोलन या विचार जिसका इतिहास में कुछ महत्व होना है, वो 4 अलग अलग मौसमों या पड़ावों से गुजरता है। ठीक है, तो पहला पड़ाव कौन सा है? पहला है जिसे वो कहते हैं द सीक्रेट और क्वाजी सीक्रेट ग्रोथ, मतलब गुप्त या अर्धगुप्त विकास का दौर। गुप्त मतलब इस समय में वो आंदोलन या विचार दुनिया की नजरों से लगभग छिपा रहता है। कुछ ही लोगों के दिलों में वो चुपचाप पनपता है। अच्छा। श्री अरबिंदो इसकी तुलना करते हैं गोकुल में कृष्ण के बचपन से, जैसे दिव्य शक्ति कमजोर और उपेक्षित लोगों के बीच बढ़ रही है और कंस को पता भी नहीं। ये तो बहुत दिलचस्प तुलना है। तो क्या ये जानबूझकर छिपाया जाता है? ज्यादातर ये स्वाभाविक होता है। वो विचार इतना नया होता है कि लोग उसे या तो समझ नहीं पाते या महत्व नहीं देते। वो सतह के नीचे जड़ें जमाता है। और फिर दूसरा चरण आता है? हाँ, दूसरा चरण वो है द सीजन ऑफ इमर्जेंस एंड स्ट्रगल, उभार और संघर्ष का मौसम। अच्छा, अब वो सामने आता है। बिल्कुल, अचानक से वो विचार या आंदोलन सबके सामने आता है और जो पुरानी शक्तियां हैं वो घबरा जाती हैं। और फिर दमन शुरू होता होगा। हाँ, हिंसक दमन। इस दौर में आंदोलन को बहुत कुछ सहना पड़ता है, यातनाएं, शहादत, हार। लेकिन श्री अरबिंदो कहते हैं कि इसी पीड़ा से वो और मजबूत होता है। और उनके हिसाब से 1907 में भारत का राष्ट्रवाद इसी दौर में था। जी हाँ, वो मानते थे कि राष्ट्रवाद उस समय परीक्षा और उत्पीड़न के दौर से गुजर रहा था। यहीं पर वंदे मातरम जैसे मंचों की भूमिका अहम हो जाती है। बिल्कुल, और देखिए, यही एक और बहुत महत्वपूर्ण बात अरबिंदो उठाते हैं। क्या? वो इस आम धारणा को चुनौती देते हैं कि राष्ट्रवाद लॉर्ड कर्जन के दमनकारी शासन की प्रतिक्रिया में पैदा हुआ था। अच्छा, तो वो इसे नहीं मानते? नहीं, वो इसे एक पॉलिटिकल मिथ कहते हैं, एक राजनीतिक मिथक। उनका तर्क है कि राष्ट्रवाद निराशा से नहीं जन्मा। तो फिर कैसे जन्मा? वो कहते हैं कि इसका अपना एक स्वतंत्र, एक जैविक अस्तित्व था। ये पहले से ही आम लोगों में, गरीबों में, दबे कुचलों में चुपचाप पनप रहा था। जैसे कृष्ण का जन्म कंस की जेल में हुआ। बिल्कुल वही। वो कहते हैं कि उत्पीड़न ने इसे जन्म नहीं दिया। उत्पीड़न तो जरूरी था ताकि लोगों को मुक्ति की जरूरत का एहसास हो। ये एक बहुत ही अलग नजरिया है। मतलब राष्ट्रवाद बाहरी दबाव का नतीजा नहीं, बल्कि एक अंदरूनी शक्ति थी। हाँ, एक आंतरिक शक्ति जो सही समय पर प्रकट होने का इंतजार कर रही थी। ठीक है, तो ये हुआ दूसरा चरण। इसके बाद तीसरा चरण है द सीजन ऑफ ट्रायम्फ, विजय का मौसम। विजय मतलब इस दौर में वो नया विचार या आंदोलन जो अब तक संघर्ष कर रहा था, वो निर्णायक रूप से पुरानी सत्ता का सामना करता है और उसे हरा देता है। अच्छा। हाँ, ये जीत का समय है। पुरानी व्यवस्था ढहने लगती है, जैसे कृष्ण ने मथुरा जाकर कंस का वध किया था। समझ गई, कंस वध की तरह। और फिर चौथा और आखिरी चौथा चरण है द सीजन ऑफ रूल एंड फुलफिलमेंट, शासन और पूर्ति का मौसम। इसमें क्या होता है? इसमें वो विजयी विचार या आंदोलन समाज पर शासन करता है। वो अपनी पूरी शक्ति से जीतता है, समाज को नए मूल्य देता है, एक नई दिशा देता है। जैसे द्वारका में कृष्ण का शासन। बिल्कुल, जैसे द्वारका में धर्मराज्य स्थापित हुआ। ये तब तक चलता है जब तक उसका अपना समय पूरा नहीं हो जाता और वो शक्ति अपने मूल स्रोत में वापस नहीं चली जाती। तो इस पूरे विश्लेषण का सार क्या है? श्री अरबिंदो राष्ट्रवाद को किस नजर से देख रहे हैं? देखिए, उनके लिए राष्ट्रवाद सिर्फ एक राजनीतिक विचारधारा नहीं है। वो इसे एक अवतार मानते हैं, ईश्वर द्वारा भेजी गई एक शक्ति, अ डिवाइनली अपॉइंटेड शक्ति। अवतार? हाँ, उनका मानना था कि जैसे कृष्ण को मारा नहीं जा सका, वैसे ही सच्चे राष्ट्रवाद को न तो अंग्रेजों की रियायतें
मतलब कॉन्सिलेशन खत्म कर सकती हैं, नहीं उनका दमन। तो ये परिस्थितियों से ऊपर है। बिल्कुल, ये एक आध्यात्मिक शक्ति है। अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो इसका क्या मतलब निकलता है? मतलब ये कि राष्ट्रवाद सिर्फ एक राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये एक आध्यात्मिक ताकत है, एक शाश्वत शक्ति जो इतिहास में काम करती है ताकि न्याय, गरिमा और स्वतंत्रता वापस स्थापित हो सकें। इसका जीवन चक्र है जिसमें मुश्किलें हैं, जीत है, पीड़ा है, विजय है, लेकिन अंत में ये अपनी पूर्ति की तरफ ही बढ़ता है। ये ईश्वर का काम है और इसे पूरा होना ही है। श्री अरबिंदो की ये दृष्टि, ये वाकई राष्ट्र और उसके आंदोलनों की नियति में एक गहरा विश्वास जगाती है कि चाहे जो हो, रियायत मिले या दमन, ये होकर रहेगा। हाँ, और ये आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम आज के आंदोलनों में भी ऐसे ही जीवन चक्र देख सकते हैं। ये एक विचार करने वाली बात है ना? बिल्कुल। धन्यवाद। जय भारत माता, जय श्री अरबिंदो, जय श्री मां।